हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए फिर लेकर आ गया हूं 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन के। ठीक है, तो इस वीडियो में 50 क्वेश्चन रहेंगे फिजिकल एजुकेशन के और उम्मीद करेंगे सारे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, दक्षेस खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कब हुआ। तो सर्वप्रथम हुआ है 1984 को। और कहाँ हुआ है, तो काठमांडू नेपाल में हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2, बैडमिंटन और टेनिस जैसे खेलों के लिए कौन सी प्रतियोगिता उपयुक्त होती है। तो ये होगी चुनौती प्रतियोगिता या फिर चैलेंज प्रतियोगिता। ठीक है, एक ही चीज़ है, चुनौती या चैलेंज टूर्नामेंट। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई। तो ये करी गई है 25 जनवरी 1984 को। अगला है प्रश्न नंबर 4, भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो ये है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, दिल्ली में। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, दिल्ली में है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5, इरविन एम्फी थिएटर के नाम से किस स्टेडियम को जाना जाता है। तो ये हो जाएगा नेशनल स्टेडियम, दिल्ली। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6, बैडमिंटन खेल को एशियाई खेलों में प्रथम बार कब शामिल किया गया है। तो देखते हैं, बैडमिंटन खेल को एशियाई खेलों में प्रथम बार कब शामिल किया गया है। तो 1962 में शामिल किया गया था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। ठीक है, तो इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना कब हुई है। तो ये हुई है 1934 में। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 8, अजनाल शाह कप टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है। तो अजनाल शाह कप किस खेल से संबंधित है। तो ये हो जाएगा हॉकी से रिलेटेड। अगला है प्रश्न नंबर 9, प्रथम फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ। तो प्रथम फुटबॉल विश्व कप का आयोजन हुआ है उरुग्वे, 1930। ठीक है, 1930 में कहाँ हुआ था, उरुग्वे में हुआ था। अगला देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 10 क्या है, NSNIS का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, तो इसका NSNIS का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म बतानी है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। अगला देखते हैं फिर क्या है, प्रश्न नंबर 11, NSNIS संस्थान की स्थापना कब हुआ, कहाँ की गई। तो 1961 में पटियाला में की गई है। ठीक है, और पटियाला से दिमाग में कुछ आ ही गया होगा। हाँ, ठीक है, तो बता देना कमेंट में कि पटियाला में कौन सी सबसे चीज़ या वस्तु सबसे ज़्यादा फेमस है। कमेंट में आप बता सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण खेल विकास कार्यक्रम की वास्तविक शुरुआत किस वर्ष हुई है। तो रिपीट कर देता हूँ एक बार, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण खेल विकास कार्यक्रम की वास्तविक शुरुआत किस वर्ष हुई है। तो 1970 और 71 में हुई है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं, एशियाई स्नूकर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे। तो ये हैं यासीन मर्चेंट। ठीक है, यासीन मर्चेंट हैं। अगला है प्रश्न नंबर 14, भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब कराया। तो ये कराया है 1982 नई दिल्ली में। ठीक है, और जो पहले हुए थे तो हुए थे 1951 में। कब हुए, 1951 में हुए थे, और जो दूसरे हुए हैं तो 1982 में हुए हैं। अगला देखते हैं, और जो पहले वाले हुए थे 1951 में, वो नई दिल्ली में ही हुए थे। ठीक है, 1951 में कहाँ हुए, एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी। तो एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी 1951 नई दिल्ली से। फिर पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या है हमारा 14 नंबर, कि दूसरी बार, तो दूसरी बार 1982 और कहाँ से, नई दिल्ली में हुए थे। ठीक है, 1982 नई दिल्ली में दूसरे वाले खेल भारत में दूसरी बार मतलब आयोजन हुआ था भारत में। ठीक है, इसको रिपीट कर देता हूँ एक बार। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब कराया।
तो पहला वाला जब कराया था तो 1951 नई दिल्ली में कराया था, लेकिन दूसरी बार पूछ रहा है तो दूसरी बार 1982 में, और कहाँ, नई दिल्ली में ही। ठीक है, 1982 नई दिल्ली में दूसरी बार जो है एशियाई खेलों का आयोजन भारत में हुआ था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15। शारीरिक क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक आधार का अध्ययन है, तो ये होता है खेल मनोविज्ञान। ठीक है, क्या होता है, खेल मनोविज्ञान होता है। अगला देखते हैं इकोलॉजी, सॉरी यहाँ पे इकोलॉजी नहीं, यहाँ पे साइकोलॉजी। ठीक है, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ये लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17। मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया था या किसने प्रतिपादित किया है, तो मनोविश्लेषण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है सिगमंड फ्रायड ने। ठीक है, किसने, सिगमंड फ्रायड ने किया है। अगला है प्रश्न नंबर 18। सिट अप करने से कौन सी मांसपेशियों को लाभ होता है, तो ये होता है पेट की मांसपेशियाँ। ठीक है, उठक बैठक लगाने से हमारे जो पेट की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो टाइट होती हैं, उनको फायदा होता है, उनमें शक्ति आती है। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 19। भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता कब मिली है, तो इसको मिली है 1982 में। ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता कब मिली है, तो 1982 में मिली है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20। YMCA यानी यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखना। ठीक है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई, तो YMCA की स्थापना कब हुई है बताना है, तो 1920 मद्रास, जिसे हम वर्तमान में चेन्नई कहते हैं। ठीक है, तो 1920 मद्रास या चेन्नई में हुई है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किसने की थी, तो ये करी थी 1920 में, और किसने करी थी, HC बक यानी हैरी क्रो बक, इनका पूरा नाम है हैरी क्रो बक, और इन्होंने 1920 मद्रास या चेन्नई में करी थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं। एशिया का प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कौन है, तो ये हो जाएगा YMCA, यानी सबसे पहला, पूरी एशिया की बात करी जा रही है। ठीक है, पूरी एशिया में सबसे पहला जो है शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कौन था, YMCA ही था। ठीक है, और YMCA से मुझे याद आया, जो विश्व लेवल में बात करें तो सबसे पहले YMCA, ठीक है, YMCA, ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी जॉर्ज विलियम ने 1844 को। ठीक है, लंदन में, याद रखना। ठीक है, भारत की बात करी जाएगी तो 1920, ठीक, भारत में 1920 हैरी क्रो बक द्वारा, और कहाँ, चेन्नई मद्रास में। ठीक है, चेन्नई मद्रास में 1920 में हैरी क्रो बक द्वारा। लेकिन यदि पूछ लेता है भारत की बात नहीं करता है, तब आपको क्या करना है कि शुरुआत कब हुई, YMCA की शुरुआत कब हुई है, तो 1844 को। ठीक है, किसने की है, जॉर्ज विलियम ने करी थी, कहाँ पे, लंदन में। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला देखते हैं। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के प्रथम प्रिंसिपल यानी प्राचार्य कौन थे, तो पहले प्रिंसिपल थे HC बक यानी हैरी क्रो बक थे पहले प्रिंसिपल। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे, तो HC बक थे यानी हैरी क्रो बक थे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 24। ये देखो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। जॉर्ज विलियम ने सर्वप्रथम YMCA की स्थापना कब की, तो 1844 लंदन में करी थी। अगला है, खेल का मनोरंजन सिद्धांत किसने दिया था, तो खेल का मनोरंजन सिद्धांत किसने दिया है, GTW पैट्रिक। ठीक है, क्या नाम है इनका, GTW पैट्रिक ने खेल का मनोरंजन सिद्धांत दिया था। अगला है प्रश्न नंबर 26। अवकाश के समय आनंद प्राप्त करने के लिए की गई गतिविधियां कहलाती हैं, तो अवकाश के समय आनंद प्राप्त करने के लिए की गई औषधियाँ क्या कहलाती हैं बताना है, तो ये कहलाती हैं मनोरंजन। ठीक है, अगला देखते हैं। मनोरंजन क्रियाकलापों का मुख्य उद्देश्य होता है, तो मनोरंजन के माध्यम से जो की गई गतिविधियाँ होती हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, देखते हैं। खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त करना। ठीक है, जो खोई हुई शक्ति होती है उसको हम पुनः प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मान लो आपने दिन भर कोई वर्क किया, काम किया, और शाम को जब थके हारे घर आते हैं तो उसके बाद आपका मन करता है कि
कुछ मनोरंजन किया जाए, तो उस मनोरंजन को करने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो हमारी जो शक्ति होती, खोई हुई शक्ति होती है, वो हमको पुनः प्राप्त हो सकती है। ठीक है, इसीलिए मनोरंजन कराया जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, आत्म संतुष्टि मिलती है, सुख मिलता है मनोरंजन करने से। ठीक है, वो चाहे खेल हो या गेम हो या कोई भी हो, जो आपको लगता है कि इसमें आनंद आएगा, मज़ा आएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, इसको देख लेते हैं। मनोरंजन क्रियाकलापों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करना। ठीक है, अगला देखते हैं। बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, तो बच्चे की जो प्रथम पाठशाला होती है परिवार। ठीक है, मान लो जैसे आपका बच्चा है, ठीक है, आप पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं और आपके घर में जो अदर मेंबर हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, तो बच्चा जब मान लो उस माहौल में पढ़ेगा, मतलब पले बढ़ेगा, तब उसमें जो है शिक्षा के गुण अधिक होंगे। ठीक है, मान लो एक बिना पढ़ा लिखा परिवार है, उसमें जब बालक पहुंचेगा तो वो वातावरण से प्रभावित होता है। बालक या कोई भी, हम हो या आप हो, कोई भी हो, वो वातावरण के प्रभाव में मतलब प्रभावित होता है, वातावरण का असर उस पर बहुत पड़ता है। तो इसलिए कहने का मतलब है कि क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा। बच्चे की प्रथम पाठशाला होता है तो परिवार होता है। ठीक है, तो परिवार का मतलब यही होता है, बच्चा जब होता छोटा होता है तो सबसे ज़्यादा वो मतलब परिवार में ही टाइम बिताता है। तो परिवार में जो व्यक्ति होते हैं उनके बच्चे में होती है अनुकरण विधि, मतलब देखकर सीखने की आदत होती है, उनको देखेंगे बड़ों को वैसा वो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पहली जो प्रथम पाठशाला होती है, जो बच्चे को सीखने को मिलता है, वो परिवार से ही सीखने को मिलता है। अब परिवार में जैसे लोग होंगे वैसा बच्चा आपका धीरे धीरे तैयार हो जाए। इसीलिए मतलब प्रोफेसर वाटसन ने कहा है साइकोलॉजी में कि मुझे तुम 1 दर्जन बच्चे दो, मैं उन्हें वातावरण के प्रभाव से अच्छे डॉक्टर, अच्छे वकील, अच्छे इंजीनियर, यहाँ तक कि अच्छे अपराधी भी बना सकते हैं। ठीक है, वातावरण के प्रभाव से, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो होता यही है कि कुछ वंशानुगत लक्षण होते हैं, बाकी जो होता है वो एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण का प्रभाव होता है उन पर। ठीक है, तो और उसमें खास करके जो माता होती है, माता का असर बहुत होता है, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा माता से ही सीखता है, क्योंकि उसके पास में रहता है। तो जैसे माता में लक्षण होंगे, जैसे मान लो नॉलेज होगा, उसी तरह का बच्चे में असर पहुंचेगा। तो इसलिए बच्चे को पढ़ाइए, सबसे ज़रूरी शिक्षा है। जो शिक्षा ऐसी चीज़ है जो शिक्षा जो मान लो होती है वो व्यक्ति का जीवन ही बदल देती है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के अगला देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा चर्चा करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। शिविर का अनुशासन कैसा होता है? तो शिविर का जो अनुशासन होता है वो कठोर होता है। ठीक है, शिविर का जो अनुशासन होता है वो कैसा होता है? कठोर होता है। और एक कोई क्वेश्चन इसमें और आ जाता है कि शिविर के लिए उपयुक्त समय कौन सा होता है? किस महीने में मतलब या किस समय में शिविर सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है? तो शिविर के लिए जो मौसम होता है वो सबसे ज़्यादा जो बसंत ऋतु का होता है, यानी वही फरवरी और मार्च वाला जो महीना होता है, उस समय जो शिविर के लिए उपयुक्त समय होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आ जाता है, शिविर हमेशा कहाँ पर लगाया जाना चाहिए? तो कोशिश यही करी जाए कि जो शिविर लगाया जाता है तो वो जो है प्रकृति के समीप हो, जहाँ पर थोड़ा बस्ती जो है, मान लो जहाँ पर जनसंख्या रहती है उससे थोड़ा हटके दूर जंगल हो, जहाँ पे नहर हो, झील हो, पेड़ पौधे लगे हों, ऐसी जगहों पे मतलब शिविर अच्छा माना जाता है, प्रकृति के समीप वाला। ठीक है, ये याद रखना कि मतलब शिविर किस महीने में ज़्यादा उपयुक्त रहता है या किस समय में? तो बसंत ऋतु यानी मार्च अप्रैल के समय में, जहाँ पे उस समय न ठंडक होती है न ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या था हमारा, शिविर का अनुशासन कैसा होता? तो शिविर का अनुशासन कठोर होता है। अगला है प्रश्न नंबर 30। किसी शिविर के द्वारा सबसे ज़्यादा सीखा जा सकता है? तो सबसे ज़्यादा इसमें अनुशासन ही सीखा जा सकता है। ठीक है, डिसिप्लिन सीखा जाता है। अगला देखते हैं, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। और क्रिकेट में प्लेयर कितने होते हैं? तो क्रिकेट में प्लेइंग प्लेयर 11 होते हैं, फुटबॉल में भी 11 होते हैं, कबड्डी में भी 11 होते हैं, सॉरी कबड्डी में नहीं, हॉकी में। ठीक है, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट, इसमें सब में 11-11 प्लेयर होते हैं। अगला देखते हैं, मैराथन दौड़ में रिफ्रेशमेंट स्टेशन कितनी दूरी पर लगाए जाते हैं? तो ये लगाए जाते हैं प्रत्येक 5 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, मैराथन दौड़ में रिफ्रेशमेंट स्टेशन यानी रिफ्रेश होने के लिए, पानी वगैरह पीने के लिए स्टेशन कितनी दूरी पर लगाए जाते हैं? तो प्रत्येक 5 किलोमीटर की दूरी पर आपके पीने खाने की हल्का फुल्का व्यवस्था होती है। ठीक है, और बात कर ली जाए कि
इसकी दूरी कितनी होती है, तो इसकी होती है 42.195 किलोमीटर। ठीक है, 42.195 किलोमीटर होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा प्रश्न 33, भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब कौन सा है, तो ये है डलहौजी क्लब, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1880 में। ठीक है, 1880 में कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि भारत का सर्वाधिक प्राचीन पुराना फुटबॉल क्लब है। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 34, फुटबॉल प्रतियोगिताओं में भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता कौन सी है, तो ये हो जाएगी डुरंड कप। ठीक है, इसको रिपीट कर देता हूँ। फुटबॉल प्रतियोगिताओं में भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता कौन सी है, तो ये हो जाएगी डुरंड कप। ठीक है, डुरंड कप हो जाएगी। अगला है प्रश्न नंबर 35, बाराबती स्टेडियम कहाँ है, तो बाराबती स्टेडियम है कटक उड़ीसा में। ठीक है, अगला देखते हैं। सुशील कुमार किस खेल से संबंधित हैं, तो सुशील कुमार कुश्ती से संबंधित हैं और ये एक पहलवान है। ठीक है, खासकर और आजकल ये अभी थोड़ा कुछ विवाद था इनका, तो उसमें ये मतलब विवादित चल रहे हैं। ठीक है, अब ज़्यादा इस टॉपिक पे मैं बात करने वाला नहीं हूँ। अगला देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 37, अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित हैं, तो ये निशानेबाजी से संबंधित हैं। अगला देखते हैं। गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये शतरंज से संबंधित है। अगला है प्रश्न 39, भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार कौन सा है, तो ये है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1991-92 से इसकी स्थापना हुई थी। मतलब स्थापना नहीं, सॉरी, स्टार्टिंग यानी शुरुआत। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत कब से हुई है, तो 1991-92 से हुई थी, और जिसे अब नाम बदलकर कर दिया गया है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, ये सबसे मतलब भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार है। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है, तो ये हो जाता है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार। और अर्जुन पुरस्कार की बात करें कब इसकी स्टार्टिंग यानी शुरुआत हुई थी, तो 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 41, वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। अगला है प्रश्न, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 43, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक है, अगला देखते हैं। गति के नियम किसने दिए थे, तो आइजैक न्यूटन ने गति के नियम दिए हैं, और नियम कितने दिए हैं ये अगले क्वेश्चन में देखते हैं। 45 में प्रश्न नंबर 45 का न्यूटन के गति के नियम हैं, तो पहला हो जाता है जड़त्व का नियम, दूसरा है त्वरण का नियम, तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, जड़त्व का नियम, त्वरण का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 46, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की थी, तो ये करी थी आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, किसने, आइजैक न्यूटन ने करी थी गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज। अगला है प्रश्न नंबर 47, कोपा कप किस खेल से संबंधित है, तो ये कोपा कप फुटबॉल से संबंधित होता है। अगला है प्रश्न नंबर 48, एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान किसी अन्य परिस्थिति में उपयोग कर लेना कहलाता है, तो ये कहलाता है अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, इसको रिपीट कर देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान किसी अन्य परिस्थिति में उपयोग कर लेना कहलाता है, तो अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। इसको मैं थोड़ा मान लो बता देता हूँ इसके बारे में। जैसे मान लो आपने साइकिल चलाना सीख लिया। ठीक है, आपने साइकिल चलाना सीख लिया और फिर कहीं पर आपको मोटरसाइकिल चलाना पड़ जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो मतलब स्किल्स गुण मतलब कौशल आपने साइकिल चलाने में सीखे थे, उन कौशलों का प्रयोग करके मोटरसाइकिल जो होती है, बाइक होती है, बाइक को चलाने में इस्तेमाल कर लिया, और बाइक अब आप हल्का फुल्का चलाने लगे। या सीखने में जो पिछले वाली जो साइकिल चलाते हुए जो कौशल या कंपोनेंट सीखे थे, उनका प्रयोग जो है मोटरसाइकिल चलाने में आप कर रहे हैं, और उसके माध्यम से आपको फ़ायदा मतलब वो सीखने में मदद मिल रही है, तो वो हो जाता है मतलब अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, यानी कहने का मतलब यही है कि एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उसका प्रयोग कर लेना अधिगम स्थानांतरण कहता है। ठीक है, और अधिगम जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अधिगम सकारात्मक, नकारात्मक और शून्यात्मक 3 प्रकार का होता है। ठीक है, मान लो जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा,
उसके बाद यदि मोटरसाइकिल चलाने में वो सीखे गए कौशल का इस्तेमाल कर लेते हैं, कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, साइकिल चलाना आपने सीखा था, फिर मोटरसाइकिल चलाने में जो उनका प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है, जो साइकिल चलाने में सीखा था उनका प्रयोग, उन चीज़ों का प्रयोग आप मोटरसाइकिल चलाने में सीखने में, मोटरसाइकिल चलाना सीखने में प्रयोग कर लेते हैं यदि, तो वो हो जाएगा सकारात्मक, ठीक, धनात्मक। और फिर उसके बाद यदि आपने मतलब उसको प्रयोग नहीं कर पाया तो ना उसका असर बढ़िया पड़ा ना खराब, तो शून्यात्मक हो जाएगा। फिर होता है उसके बाद ऋणात्मक, मान लो उसका आपने सीखने की कोशिश की लेकिन उसका गलत इस्तेमाल पड़ रहा है, ठीक है, वो नहीं हो पा रहा है, उसकी अपेक्षा आपको ज़्यादा मतलब कोई हेल्प नहीं मिल रही है खास करके, और नुकसान हो जा रहा है, तो वहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब मेरा यही है कि एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में प्रयोग कर लेना अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 49। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो ये परिभाषा किसकी है? यह है अरस्तू की, और यूपी में ये अरस्तू माना जाएगा, लेकिन जो DSSB जो होता है वहाँ पर प्लेटो माना जाता है, ठीक है। यूपी में कौन माना जाएगा? अरस्तू माना जाएगा, लेकिन DSSB जो होती है DSSB जो होती है तो उसमें क्या होता है, दिल्ली में उसमें प्लेटो माना जाता है इसका आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 50। सांप के काटने पर किस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है एंटी स्नेक वेनम, ठीक है, एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन लगाया जाता है। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यदि सांप किसी को बाई चांस काट लेता है तो ऐसी कंडीशन में आप झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़िएगा, और जितनी जल्दी हो सके आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइएगा, और उससे पहले कुछ सावधानियां होती हैं वो आप बरत लीजिए। जैसे जहाँ पर काटता है वहाँ पे क्या करिए, बढ़िया साबुन वगैरह या पानी से उसको अच्छे से धो देना चाहिए, और काटे हुए भाग को मतलब शरीर को ज़्यादा चलने फिरने ना दे पेशेंट जो हो, और उसको आराम से लिटा दें ताकि ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा नॉर्मल रहे। तो उसकी वजह से मतलब जो जहर होता है वो जल्दी मतलब फैलता है, लेकिन बहुत धीरे स्लो गति से फैलता है, ठीक है। और कोशिश करें जितना जल्दी हो सके, काटने के बाद जस्ट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, वो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय